हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही नॉलेज वाइब पर। जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स क्विज लाया करते हैं। स्वागत रहेगा आज की इस कक्षा में। आज है 24 फरवरी 2025। तो सभी का स्वागत है। और ये कक्षा जो है वो डेली अपलोड की जाती है सुबह 6:15 बजे। एड्यूरोही अपना यूट्यूब चैनल है, सर्च कर लीजिएगा। और वैसे भी आप आ ही गए हैं कक्षा में तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्लास उपयोगी रहेगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बताएंगे। 10 सेकंड का समय आपको दिया जाता है, बता देंगे। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रिक्त स्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए गए हैं। तो जल्दी से आपको बताना है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बता देंगे। रिसेंटली फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जल्दी जल्दी से आपको बताना है क्या आएगा आंसर इसका। तो आपको पता है इसमें आंसर आपको टिक करना था शक्तिकांत दास। तो आपको पता है शक्तिकांत दास जो थे वो वर्तमान के जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं उनसे पहले ये गवर्नर रहे थे। तो कौन से नंबर के गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया था? तो आप कह देंगे 25वें गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया। ठीक है, कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा? तो कार्यकाल था इनका 12 दिसंबर 2018 से लेकर 11 दिसंबर 2024 तक का। यानी इन्होंने कितने सालों तक काम किया? तो 6 वर्ष तक ये आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यरत रहे। और यहां पर जैसे बात करें इनका और ऐसा क्या योगदान रहा, तो जब नोटबंदी की बात करते हैं 8 नवंबर, याद होगी आपको वो तारीख, 8 नवंबर 2016 जब नोटबंदी हुई थी। और जिसके तहत क्या हुए थे, 1000 रुपए के नोट और 500 रुपए के नोट जो थे वो बंद कर दिए गए थे। उस समय इनका ये योगदान रहा था कि किस प्रकार से करेंसी है वो उसकी तरलता सुनिश्चित करें। तो उसमें इनका अहम योगदान माना जाता है। लेकिन उस समय जब नोटबंदी हुई 2016 में, तो हमारे आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो नाम आता है रघुराम राजन का। रघुराम राजन 2013 से लेकर 2016 तक कहा जाता है कि ये आरबीआई के गवर्नर रहे थे। ठीक है, रघुराम राजन के बाद में एंट्री किसकी होती है? तो हम कहते हैं उर्जित आर पटेल की। उर्जित पटेल और केंद्र सरकार का जो एक कह सकते हैं संबंध अच्छा नहीं रहा, काफी विवादित बातें आपको देखने को मिलती हैं उर्जित आर पटेल के समय में। उर्जित पटेल ने इसी वजह से क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। और वो कब की बात है जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया था? तो 10 दिसंबर 2018 की बात है। ठीक है, तो कहा जाता है कि ये कब से कब तक रहे? तो 2016 से 2018 तक ये रहे थे। 2016 से 2018, 10 दिसंबर 2018 को इन्होंने इस्तीफा दिया था। यानी ये कौन से नंबर के थे? तो ये 24वें गवर्नर थे। ठीक है, 24वें गवर्नर उर्जित आर पटेल। उनके बाद में एंट्री हुई अपने शक्तिकांत दास की। शक्तिकांत दास भी क्या हुए थे, 11 दिसंबर 2024 को अपना कार्यकाल पूरा कर चुके। आपको पता है मैंने आपको करंट अफेयर्स वाली कक्षा में समझाया भी था। वर्तमान में यानी हमारे जो 26वें आरबीआई गवर्नर हैं वो कौन है, उनका क्या नाम आएगा? तो आप लिख देना क्या नाम है उनका। संजय मल्होत्रा उनका नाम है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? आप कह देंगे जी हाँ, ये पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया है। लक्ष्मीकांत झा भी आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, लेकिन वो बात बहुत पुरानी है। ठीक है, और अपने अपने दोस्तों को शेयर भी करते चले जाएंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये कौन है? तो यही तो हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर। ठीक है, पूर्व का मतलब क्या हुआ? तो आप कह देंगे कि ये 2018 से 2024 तक गवर्नर रहे थे। तारीख भी मैंने आपको यहां पर लिखवा दी है। ठीक है, 12 दिसंबर 2018 से लेकर 11 दिसंबर 2024 तक इन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में काम किया। ठीक है, अब ये
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए गए हैं। अब जब हम समय की बात कर रहे हों तो हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है उसकी आशंका ये है कि वो उसमें कमी देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसी वजह से एक तो इनका यहां पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए जाना, और एक मैंने आपको आज ही वीकली करंट अफेयर्स वाली में समझाया था कि जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उनका भी कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया है, मार्च 2027 तक कर दिया उनका कार्यकाल। ठीक है, अनंत नागेश्वरम नाम उनका है ना। तो चलिए थोड़ा सा हम यहां पर बात कर लेते हैं किसके बारे में, आरबीआई के बारे में। ये जो आरबीआई है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप कह देंगे 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और वो तारीख कौन सी थी, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। कौन से अधिनियम के तहत हुई, तो आपको उसमें पता होना चाहिए। एक आयोग की बात करते हैं, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर हुआ। फिर जैसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम लाया गया 1934, उसी के तहत इसकी स्थापना 1935 में हुई। कहते हैं म्यांमार के बारे में आपको पता ही होगा, म्यांमार जिसे ब्रह्मा के नाम से भी जाना जाता रहा है। म्यांमार ये हमारे भारत से अलग कब हुआ था, तो आप कह देंगे 1937 में ये अलग हुआ। रिजर्व बैंक क्या होता है, ये हमारे भारत का एक सेंट्रल बैंक है, एक केंद्रीय बैंक है। हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है। तो जब 1937 में म्यांमार अलग हुआ, इसके अलग होने के बाद भी काफी लंबे समय तक ये म्यांमार के केंद्रीय बैंक के रूप में भी काम करता रहा। वो कब की बात है, तो आप लिख देंगे 1948 के आसपास की बात है। क्लियर हुआ। अब जब बात करें 1947 10 सालों के बाद तक भी इनके लिए क्या काम करता रहा, ये केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता रहा। और आपको पता है जब हम आजादी की बात करते हैं, यानी एक तरीके से पाकिस्तान अलग हो गया था भारत से 15 अगस्त 1947 को, ठीक है ना। और इसके भी काफी समय के बाद हम कह देंगे कि वो बात है लगभग जून 1948 तक ये पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में भी काम करता रहा था। फिर बाद में आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान का परिचालन शुरू हो गया। उसके बाद से इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी हमारे भारत के लिए इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1949 में किया गया था, 1 जनवरी 1949। ठीक है ना। मेरी आवाज लगता है आपको क्लियर आ रही होगी, है ना। उसके बाद ये आप कह सकते हैं ये भारत का हो गया था। ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं इन्हीं की आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखी हुई हैं, उसी से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब जब बात करते हैं शुरुआती दौर की, जब इसका स्थापना यानी इसका परिचालन शुरू हुआ 1 अप्रैल 1935 को, उस समय इसका हेडक्वार्टर कहां पे था, कोलकाता में था। ठीक है। और बाद में इसका हेडक्वार्टर बंबई में ले आया गया, जिसे हम मुंबई के नाम से जान लेते हैं। और ये जो हेडक्वार्टर में चेंजेस किया गया था, ये क्वेश्चन आपको बताना है कि कब चेंजेस किया गया था। पहले गवर्नर कौन रहे थे, स्मिथ नाम के एक व्यक्ति थे जो पहले गवर्नर रहे। वर्तमान में कौन है, संजय मल्होत्रा हैं, जो कि 26वें आरबीआई गवर्नर की भूमिका निभा रहे हैं। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में थोड़ी सी और बात मैं बताऊं, कोरोना के समय की जब बात करते हैं, उस समय यही हमारे क्या थे, आरबीआई के गवर्नर रहे। कोरोना के समय मॉनेटरी पॉलिसी में इन्होंने एक अच्छा प्रयास किया, और आप कह सकते हैं एक बूस्ट डोज की तरह ये काम किया था। लगातार 2 वर्षों तक इनको एक सम्मान दिया गया। वो सम्मान क्या था, बेस्ट सेंट्रल बैंकर का इन्होंने सम्मान प्राप्त किया था। और इसी की वजह से क्या हुआ, इनका एक अलग नाम हुआ। हालांकि इनसे पहले जो उर्जित आर पटेल थे, उनके साथ सरकार के अच्छे संबंध नहीं रहे। इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद इनको बनाया गया था 2021 तक के लिए, यानी 2018 में उन्होंने इस्तीफा दिया। तो इनको 3 साल के लिए नियुक्त किया गया था आरबीआई गवर्नर के रूप में। फिर सोचा गया 2021 में क्या हुआ था, मैंने अभी बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी में अच्छा प्रयास इन्होंने किया था उस समय जब कोरोना का टाइम चल रहा था। इसकी वजह से इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया।
तो 2024 में इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। वर्तमान में कौन है? संजय मल्होत्रा का नाम आपको लिख देना है। और 11 दिसंबर 2024 को फिर संजय मल्होत्रा ने क्या ली थी? शपथ ली थी, क्योंकि 11 दिसंबर इनका टाइम पीरियड समाप्त हुआ और 26 में गवर्नर संजय मल्होत्रा का टाइम पीरियड शुरू हुआ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे, 10 सेकंड का आपके पास समय रहेगा। क्या आएगा जवाब इसका? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन किया है? जल्दी जल्दी से बताना है आपको, क्या आएगा जवाब इसका? रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द 3-day पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 इन दिल्ली? जल्दी जल्दी से बता देंगे, अपने दोस्तों को शेयर भी करते चले जाएंगे, है ना। अब जैसे हम इसकी बात करें, ये जो सम्मेलन हुआ है कृषि विज्ञान सम्मेलन, या इसे मेला के नाम से कह देते हैं। अगर आपने लिखा होगा बी ऑप्शन, जाहिर सी बात है शिवराज सिंह को चौहान आपको टिक करना था। शिवराज सिंह चौहान जो है पहले मध्य प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं। पूसा कृषि विज्ञान मेला कब से कब तक आयोजित करवाया गया? 22 फरवरी से लेकर 24 फरवरी, यानी आज 24 फरवरी है, आज इसका अंतिम दिन रहेगा। 22 तारीख को ये शुरू हुआ था। उन्नत कृषि विकसित भारत, ये इसकी क्या रही? एक थीम के रूप में लाइन रही। ठीक है जी। अब यहां पर जैसे बात करते हैं और कौन कौन से आए हुए थे, आपने एक नाम सुना होगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा इसे आयोजित करवाया गया इस कार्यक्रम को। और ये कहां पर? न्यू दिल्ली। आप यहां पर ऐसे लिख देंगे, ठीक है जी, इस प्रकार से। और इस संस्थान के महानिदेशक भी आए हुए थे। नाम उनका क्या है? नाम उनका श्रीनिवास राव, कुछ ऐसा सा उनका नाम है, जो कि इसके निदेशक हैं, वो भी यहां पर पहुंचे हुए थे। इसके अलावा एक संगठन और आता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, उसमें केवल इतना अंतर है, तो मैं इतना लिख देता हूं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है ना। ये क्या है? अनुसंधान संस्थान है और वो है परिषद। उसके भी महानिदेशक यहां पर आए हुए थे, उनका नाम डॉक्टर हिमांशु, आगे कुछ ऐसा नाम सा था, जो कि आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? तो इस प्रकार से ये जो बिंदु हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। डॉक्टर हिमांशु पाठक, वो भी यहां पर उपस्थित रहे। अब जब बात करते हैं इनके बारे में, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस सम्मेलन में उद्घाटन के समय, ठीक है, थोड़ा सा शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बातें जो बताई गई हैं उनके बारे में बता देता हूं। शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, खेती की आत्मा है किसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प पूरा करने के लिए हम लगातार कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हालांकि आपको पता है कृषि किसान नेता जो हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले आपने देखा था दिल्ली में वो इकट्ठे होने के लिए चले गए थे, तो मैं उनके बारे में बातचीत करूंगा। इसी के साथ में नेक्स्ट स्लाइड वही है जिसमें मैंने आपको बताना है कि किस प्रकार से इनकी और जो किसान नेता हैं उनकी क्या बातचीत हो रही है, वर्तमान का परिदृश्य क्या है वो समझाऊंगा। आज जो फसलें किस्में दिखाई हैं, यानी कि जो कि फसलों की किस्में दिख रही हैं हमें, वो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और वैज्ञानिक जो हैं वो दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों की ये परिश्रम को इन्होंने सराहा है। अच्छे बीज किसानों तक जल्द से जल्द पहुंचे, ऐसा कहना है किसका? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का। विज्ञान और किसान को जोड़ने के लिए हमने लैब टू लैंड प्रयोग शुरू किया है। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने से फल सब्जी के किसानों को भी मिलेगा फायदा। लगातार एमएसपी पर बढ़ोतरी की गई है। किसानों से मसूर, उड़द, तुअर पूरी खरीदी जाएगी, शिवराज सिंह चौहान का कहना है। ये जो पॉइंट बताया गया था, मैंने आपको किसके बारे में बात समझाई थी? बजट के बारे में बताया था। बजट को पेश किया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। उस बजट में उड़द, तुअर और मसूर जो दालें होती हैं उनके बारे में बातचीत की गई थी कि चाहे आप ये
उत्पादित कीजिए, अपने खेतों में उगाइए, आपसे पूरा का पूरा ये खरीदा जाएगा। और ये बात इन्होंने फिर से दोहराई है। विकसित भारत तभी बनेगा जब कृषि उन्नत होगी, ये तो बात बिल्कुल जाहिर सी बात है। और कल बिहार के दरभंगा में मखाना के किसानों से चर्चा भी करने वाले हैं ये, ठीक है ना। हालांकि ये कल की न्यूज है, कल की न्यूज है, तो यानी आप ये कह सकते हैं आज। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा यहां पर, ये तो चलो इन्होंने अपने तरीके से कुछ बातें कही हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जिनका मानना है कि ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, हमें रिटर्न में चाहिए एमएसपी के बारे में, है ना। तो एक मीटिंग हुई चंडीगढ़ में, और वो बात कब की है, वो बात है परसों की। आज 24 तारीख है, तो परसों क्या तारीख थी देख लीजिए। तो परसों चंडीगढ़ में मीटिंग हुई, किस किस की, केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच में। तो अगली जो बैठक होगी वो 19 मार्च को होने वाली है। इसमें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जो मंत्री हैं अपने शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने बातचीत करने के बाद ये कहा था कि किसान संगठन की बात करें या किसान मजदूर मोर्चा की बात करें, संयुक्त किसान मोर्चा की बात करें, इनके साथ बातचीत जो है वो सौहार्दपूर्ण चल रही है। और उस मीटिंग में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी थे, ठीक है, और प्रहलाद जोशी भी उपलब्ध थे, उपस्थित थे, उपलब्ध नहीं बोलेंगे। तो केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल और अन्य किसान नेताओं का पक्ष सुना है। डल्लेवाल आपको पता है अनशन, आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, जिनकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। इन्होंने कहा कि मैंने वो भी जानकारी हासिल की है। बैठक में मौजूद पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चिम्मा ने कहा कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विस्तृत चर्चा हुई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, एमएसपी, है ना, जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। ये जो किसान आंदोलन से संबंधित कुछ नेता हैं, ठीक है, जो यहां पर आए और इनके साथ बातचीत चल रही है। अभी फाइनली क्या होता है वो तो समय ही बताएगा। अब ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था, शिवराज सिंह चौहान के बारे में बताया गया था। इनके बारे में तो मैंने बता ही दिया, कौन सा मंत्रालय इनको मिला हुआ है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है ना, याद रखना बिल्कुल आसान है, किसान कल्याण मंत्रालय। यानी सिंपल आप ये कह सकते हैं कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के रूप में ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा इनको एक और मंत्रालय सौंपा गया है, वो कौन सा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है वो किसके पास है, तो भी आप कह देना, इन्हीं का नाम लिख देना। यानी ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में भी ये काम कर रहे हैं, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री। ओके जी, आप कहेंगे जी हाँ, ओके। नितिन जयराम गडकरी के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये सड़क परिवहन, ये भी एक केंद्रीय मंत्री ना, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, राजमार्ग मंत्री। जितने भी नेताओं में आप देखेंगे सबसे ईमानदार व्यक्ति के रूप में विख्यात हैं नितिन जयराम गडकरी, जो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को संभाले हुए हैं। जब हम बात करते हैं मनोहर लाल खट्टर के बारे में, मनोहर लाल खट्टर कौन, तो आपको पता है ये इससे पहले हरियाणा के सीएम रह चुके थे। अब वर्तमान में हरियाणा के सीएम कौन है, नायब सिंह सैनी। मनोहर लाल खट्टर के बारे में अगर बात की जाए तो इनके पास कौन सा मंत्रालय मिला हुआ है, तो बिजली मंत्रालय इन्हीं के पास है, यानी बिजली मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, केंद्रीय बिजली मंत्री आप इसको बोलेंगे। इसके अलावा और क्या कहेंगे आप, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भी इनको मिला हुआ है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। आप कह देंगे जी हाँ, बोल लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। उसके बाद में मैं कलर चेंज कर लेता हूं, कुछ अच्छा कलर जो आपको दिखाई भी दे, तो मैं ब्लैक कलर यूज कर लेता हूं। जगत प्रकाश नड्डा के बारे में तो आपको पता होगा, जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इनको कौन सा मंत्रालय मिला हुआ है, तो इनके पास जो मंत्रालय है उसका नाम है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। यानी आप ये कह सकते हैं जगत प्रकाश नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। इनके पास एक मंत्रालय और मिला हुआ है, उस मंत्रालय का नाम क्या है, आपको पता है स्वस्थ रहने के लिए ऐसा होना चाहिए कि आप उर्वरक का प्रयोग ना करें। जब आप उर्वरक का प्रयोग ना करेंगे, रसायनों का
प्रयोग आप ज्यादा ना करेंगे तो अच्छा होगा, है ना, स्वास्थ्य। तो उस मंत्रालय का नाम याद रखना आसान है, रसायन एवं उर्वरक मंत्री के रूप में भी काम कर रहे हैं। यानी रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय जो है वो किसको सौंपा गया है, वो भी जगत प्रकाश नड्डा यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपा गया है। ये कुछ पॉइंट जो थे मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। किसान मंत्री जो हैं उनकी और किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल जो हैं उनकी मुलाकात हुई। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चिम्मा का कहना है कि उनके साथ भी अच्छी बातचीत हुई है एमएसपी को लेकर। तो देखते हैं फाइनल डिस्कशन क्या निकलता है। चलिए जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 23 फरवरी 2025 को रिक्त स्थान के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान शोध संस्थान की आधारशिला रखी। जल्दी जल्दी से बता देना, कल की बात है ये, आज 24 फरवरी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ डैश यस्टरडे ऑन 23 Feb 2025। जाहिर सी बात है, यहां पर छतरपुर जिला लिखा हुआ है। छतरपुर जिला कहां पर है, ये तो मध्य प्रदेश में है ना। आप कहेंगे जी हाँ मध्य प्रदेश में है, मैंने वीकली करंट अफेयर्स की कक्षा में आपको बताया भी था, है ना। तो वो आपकी वीकली करंट अफेयर्स वाली कक्षा कल हुई थी संडे को, है ना। तो उसमें मैंने आपको बताया था छतरपुर जिले के बारे में। ये उस कार्यक्रम में कुछ बातें बोल रहे थे। अभी हाल ही में अगर मैं बात बताऊं, मध्य प्रदेश में तो ये आए हुए ही हैं। मध्य प्रदेश के बाद में ये जाएंगे बिहार, ठीक है। बिहार में जाने के बाद इनका टूर जो रहेगा असम में रहने वाला है, ठीक है ना। और असम जो है, असम में बहुतायत मात्रा में क्या होता है, चाय का उत्पादन होता है। चाय की दृष्टि से बड़ा संपन्न माना जाता है। चाय की शुरुआत को आप ये कह सकते हैं 200 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, 200 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, है ना, होने जा रहे हैं। इसीलिए असम वालों ने क्या किया है, वहां पर एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज उन्होंने करवाया है। उसमें भी क्या रहेंगे, उसमें भी शिरकत करेंगे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहां पर होगा वो, तो वो बात है असम की राजधानी गुवाहाटी में होने वाला है। अब जब बात करेंगे उस कार्यक्रम का नाम क्या रहेगा, आप 2-3 दिन बाद देखोगे कि करंट अफेयर्स में वो आपसे बताया जाएगा। झुमोर बिंदनी एक कार्यक्रम का नाम रहेगा। अगर मैं यहां लिखूं तो लिख भी सकता हूं, झुमोर बिंदिनी, ठीक है ना, झुमोर बिंदिनी। ये जो कार्यक्रम है 2025 का रहेगा, अभी उद्घाटन होने वाला है। लेकिन उससे पहले ये भागलपुर में जाएंगे, बिहार में, मध्य प्रदेश में एक और इन्होंने उद्घाटन करना है। इसी के साथ वो टूर पे चले हुए हैं। अब जैसे मैं बात करूं छतरपुर के बारे में, जो छतरपुर जिला मैंने आपको बताया है ना मध्य प्रदेश का, जहां पर प्रधानमंत्री ने क्या रखी है, आधारशिला रखी है एक संस्थान की। उसी छतरपुर में जब आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको मंदिर दिखाई देंगे। वो मंदिर यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किए गए हैं। इन मंदिरों की जब बात करेंगे तो किसके द्वारा ये बनाए गए थे, चंदेल राजवंश के राजाओं के द्वारा इनको बनाया गया था। वैसे अगर मैं टाइम पीरियड आपको बताऊं तो लगभग आप ये कह सकते हैं 950 से लेकर 1050 के आसपास, यानी इसके बीच में चंदेल राजवंश के राजाओं ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया। और 12वीं शताब्दी के आसपास तक कहा जाता है कि यहां पर लगभग 80 से 85 मंदिर हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान की दृष्टि से आप देखेंगे 20-22 मंदिर यहां पर रह चुके हैं, बाकी जो है वो नष्ट हो गए हैं, ठीक है। इस प्रकार आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। यहां पर जो मंदिर हैं आपको इस प्रकार की मूर्तियां यहां पर दिखाई दे जाएंगी। जब आप इनको जूम करके देखेंगे तो यहां पर ऐसी ऐसी मूर्तियां आपको मिलेंगी, ठीक है। तो यहां पर आप नमूना देख सकते हैं किस प्रकार से वो कला में बहुत आगे हुआ करते थे हमारे भारत के लोग, है ना। यहाँ पे कामुक टाइप की जो आपको मूर्तियां हैं वो भी दिखाई दे जाएंगी। कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो यहाँ का सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना जाता है। कभी जीके जी इसमें मैं आपको समझाऊंगा इनके बारे में, किस प्रकार से मंदिरों की श्रृंखला है, पूर्व पश्चिम और दक्षिण में समूह बने हुए हैं। उसी प्रकार से मंदिर यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। और पूर्वी समूह जो है उसमें कौन कौन से संप्रदाय के मंदिर हैं, पश्चिम में कौन से हैं, दक्षिण में कौन से हैं, वो सारी बात मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
ये भी क्या है, यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किए गए। आपके लिए कमेंट में बता देना है क्या रहेगा जवाब इसका, ठीक है जी। चलो, यूनेस्को जो है, यूनेस्को के बारे में ही एक बात और चली है, और ये चली है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के रिक्त स्थान किलों को विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने की मांग को लेकर महाराष्ट्र का एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल पेरिस पहुंच गया है। तो आपको बताना है कि कितने किलों की बात हो रही है, क्योंकि आपको पता है यूनेस्को के बारे में, UNESCO, यही वो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो किसी भी स्थल को क्या करता है, विश्व धरोहर स्थल घोषित करता है। जिस प्रकार मैंने आपको इन मंदिरों के बारे में बात बताई, मैंने कहा था ना कि इनको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। ठीक इसी प्रकार अब महाराष्ट्र में एक क्या है, उच्च स्तरीय शीर्ष मंडल जो है वो गया है, और इसमें कितने हैं, 4 सदस्य हैं। 4 सदस्यीय शिष्टमंडल कहां पहुंचा है, पेरिस पहुंचा है। तो यहां अगर आपने लिखा होगा 12, यानी वो चाहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाए, ऐसा कहना है उस शिष्टमंडल का। और उस शिष्टमंडल की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र के सांस्कृतिक कार्य मंत्री हैं आशीष शेलार नाम से। आशीष शेलार के नेतृत्व में क्या हुआ है, ये शिष्टमंडल वहां गया है। पेरिस की बात क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि आपको पता है पेरिस तो फ्रांस में है, तो फ्रांस के पेरिस में ही तो यूनेस्को का मुख्यालय है ना, हेडक्वार्टर बना हुआ है वहां पर, तो वहां पर ही जाएंगे, जाहिर सी बात है। वो 12 किले कौन कौन से हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कीजिए। यूनेस्को के बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया, यही वो संगठन है जो क्या करता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करता है। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। जब हम इसकी फुल फॉर्म की बात कर रहे होते हैं, फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, हम हिंदी में कह देते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, हिंदी में मैंने नाम बता दिया, इंग्लिश में भी आपको बता दिया। अब इसका जो मुख्यालय है वहां पर गए हैं 4 लोग, यानी 4 सदस्यीय एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल गया है वहां पर। और उनका कहना है कि वो कौन कौन से किले हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाना चाहिए। तो राज्य सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार उन्होंने जो बताया है, मैंने वही एज इट इज लिखा है। तो जैसे रायगढ़ का जो किला है, राजगढ़ किला, प्रतापगढ़ किला, पन्हाला किला, शिवनेरी दुर्ग, आपको पता है जहां पर शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। आपको पता है अभी हाल ही में 19 फरवरी को उनकी जयंती मनाई गई थी शिवाजी महाराज की। 19 फरवरी 1630 को इनका जन्म हुआ था पुणे महाराष्ट्र में, और पुणे महाराष्ट्र के इसी शिवनेरी दुर्ग में उनका जन्म हुआ था। किसकी कोख से पैदा हुए, माता जीजाबाई की कोख से पैदा हुए। पिताजी का नाम क्या था, शाहजी राजे भोसले, ठीक है, जो कि मराठा सेनापति थे, जिनके अधिकार क्षेत्र में पुणे की जागीरें आती थी, सूपे की जागीरें आती थी। ठीक है, उन्हीं के बेटे थे शिवाजी महाराज, ठीक है, जिनको इस रूप में जानते हैं हम, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानते हैं। लोहागढ़ किला इन्होंने बताया है, सालहेर, सिंधुदुर्ग, स्वर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, खंडेरी, इनके साथ साथ तमिलनाडु के जिंजी के किलों को भी विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देने की मांग की गई है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा क्या हुआ है, अभी हाल ही में आशीष शेलार के नेतृत्व में 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल पेरिस गया हुआ है, ताकि इनके जो किले हैं उनको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जाए। क्लियर हो गया जी आपको? आप कहेंगे जी हाँ हो गया। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में अपनी संस्कृति, कला और कौशल प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का रिक्त स्थान संस्करण कल 23 फरवरी 2025 को संपन्न हुआ। द डैश एडिशन ऑफ सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला, famous for its culture, art and skill exhibition in Faridabad, Haryana, concluded yesterday on 23rd Feb 2025। अगर आपने लिखा होगा इसमें 38 तो आपने अच्छा जवाब दिया है,
ये कौन सा संस्करण चल रहा था? 38वां संस्करण चल रहा था, तो आप कह देंगे, ठीक है ना। अब यहां कुछ बातें मैंने लिखवाई हैं, हालांकि मैंने पहले जब ये शुरू हुआ था उस समय भी मैंने आपको समझाया था, एक बार फिर से थोड़े से ही आपको रिवाइज हो जाएगा ये। यहां पर मैंने क्या बताया था, थीम स्टेट कौन कौन सी थी? एक तो थीम स्टेट थी ओडिशा, एक थीम स्टेट थी मध्य प्रदेश, तो दो ये थीम स्टेट रही इसमें। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो था वो कौन सा रहा? बीमस्टेक। बीमस्टेक, BIMSTEC। बीमस्टेक के बारे में आपको पता होगा, बीमस्टेक का मतलब होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। और ये इनका ई न्यूज़पेपर आता है, हर महीने छपता है, उसी का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। इनमें कितने देश हैं, तो यहां पर जो ध्वज लगे हुए हैं वो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, कौन कौन से देशों का ध्वज है ये? दो, दो चार, दो छह और एक, इसमें कितने हैं? 7 देशों का ये समूह है। आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी के आधार पे जब वीडियो एंड हो जाए तो इनका नाम आपको लिखना है, जिस देश का ध्वज पहले लिखा हुआ है, यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो इसी प्रकार से कंटिन्यूटी के आधार पे आप क्या करेंगे, यहां पर नाम लिखेंगे कि फ्लैग कौन से देश का है, ठीक है। तो ये इसका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रहा। कब से कब तक ये इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला आयोजित किया गया, तो आप लिख देंगे 7 फरवरी को शुरू हुआ था, कल 23 फरवरी थी, कल ये समाप्त हो गया था। सूरजकुंड मेला जो है वो हर साल आयोजित किया जाता है हरियाणा के फरीदाबाद में। क्लियर हुआ? फरीदाबाद, जहां पे जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इसका एम क्या रहता है इस मेले को आयोजन करवाए जाने का? टू ऑर्गेनाइज, मैनेज एंड रन द सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला एट सूरजकुंड फरीदाबाद टू प्रमोट हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स विद द एड ऑफ क्राफ्ट्समैन इनवाइटेड फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। अब जैसे बात करें, मुख्य उद्देश्य रहता है प्रमोट करना हैंडीक्राफ्ट्स को, हैंडलूम्स को। और कैसे प्रमोट करते हैं, तो पूरे देश भर से क्या होता है, और तो और विदेशों से भी यहां पर आते हैं क्राफ्ट्समैन, उनको इनवाइट करके, तो वो यहाँ प्रदर्शनी होती है, उसी के अनुसार जाहिर सी बात है ये प्रमोशन होता है। टू आइडेंटिफाई लैंग्वेजिंग एंड लेजर नॉन क्राफ्ट्स एंड टू इंट्रोड्यूस देम टू पैट्रन्स, टू डिस्प्ले क्राफ्ट्स एंड लूम टेक्निक्स बाय ऑर्गेनाइजिंग डिमोन्स्ट्रेशन सेक्शंस ऑन द मेला ग्राउंड। यानी ये जो टेक्निक है क्राफ्ट्स की और ये लूम की, ये भी क्या है, प्रमोट करवाने का एक अच्छा ये माध्यम रहता है। टू अंडरटेक द प्रमोशन ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, हाथ से बनी हुई जो चीजें हैं उनको किस प्रकार से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसको लेकर भी यहाँ पर बहुत बेहतरीन बेहतरीन नमूने प्रस्तुत किए जाते हैं। To set up an environment in which rural crafts tradition could be displayed and to project the traditional rural ambition of a typical village near Delhi for travelers who may not have the time or means to visit an Indian village। तो एक बार आप क्या करेंगे, कभी इसमें जाना, आपको बड़ा आनंद आएगा, है ना। हरियाणा की संस्कृति इसमें आपको देखने को मिलेगी, और तो और पूरे भारत की ही आपको देखने को मिलेगी इसमें संस्कृति। हरियाणा में तो है, तो जाहिर सी बात है हरियाणवी कल्चर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस कार्यक्रम के जो स्पॉन्सर प्रोग्राम पार्टनर थे वो कौन कौन से रहे हैं, तो यहां पर देख सकते हैं हरियाणा टूरिज्म, ये भी इसका पार्टनर रहा। ICCR इसका पार्टनर रहा। डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर हैंडलूम्स, ये भी इसका पार्टनर रहा। इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत नाम की एक वेबसाइट आपने देखा भी होगा, ये भी इसका क्या रहा, स्पॉन्सरशिप रहा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय जो था वो भी इसमें क्या रहा, मुख्य भूमिका में रहा, यानी पार्टनर के रूप में। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये भी क्या है, इसके पार्टनर के रूप में आपको देखने को मिला। भारतीय हैंडक्राफ्ट हस्तशिल्प कंटिन्यूइंग ट्रेडिशन, ये भी क्या रहा। ये मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से उठाई है बातें, ज्यादा आपको सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी जल्दी से बता देना आप। 6th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बता देंगे, अपने अपने दोस्तों को शेयर भी करते चले जाएंगे, है ना। चलिए जी, हाल ही में थल सेना अध्यक्ष
रिक्त स्थान 24 से 27 फरवरी 2025 तक फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए हैं। तो जल्दी जल्दी से बता देंगे क्या आएगा जवाब इसका। आपको पता होगा अभी वर्तमान में कौन है थल सेना अध्यक्ष, तो आपको यही तो टिक करना था, सिंपल सी बात है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। कौन से नंबर के हैं ये, तो आप कह देंगे ये 30वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। कब बने थे ये, इन्होंने शपथ ली थी 30 जून 2024 को 30वें थल सेना अध्यक्ष के रूप में। वर्तमान में सीडीएस की भूमिका कौन निभा रहे हैं, जनरल अनिल चौहान जो हैं वो सीडीएस की भूमिका निभा रहे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, है ना, जो कि तीनों सेनाओं के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले सीडीएस कौन थे, विपिन रावत थे, जिनकी एक हादसे में मृत्यु हो गई थी। मनोज पांडे की बात करते हैं या मनोज मुकुंद नरवणे की बात करते हैं, ये पूर्व थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है जी। इस प्रकार यहां पर छोटी सी बातें आप देख लीजिए। रक्षा मंत्रालय, तो इसमें कैबिनेट मंत्री कौन है रक्षा मंत्रालय में, सभी को पता होगा, राजनाथ सिंह यहां पर कैबिनेट मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। तो इसी के द्वारा क्या किया गया था आप देख सकते हैं, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए हैं। ये बात कब की है, कल की बात है, कल वो रवाना हुए हैं। आज से क्या रहेगा, यानी आज 24 तारीख है, 24 तारीख से 27 फरवरी तक फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर हुए हैं वो रवाना। ठीक है जी। तो इस प्रकार यहां पर भारत और फ्रांस के रक्षा सहयोग पर बातें होंगी, उनके सहयोग को बढ़ावा देने की ये बातचीत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, जल्दी जल्दी से बता देंगे क्या आएगा जवाब इसका। नवगठित दिल्ली विधानसभा का रिक्त स्थान दिनों का पहला सत्र आज यानी 24 फरवरी है, आज शुरू होने जा रहा है। क्या आएगा जवाब इसका। द फर्स्ट सेशन ऑफ डैश डेज ऑफ द न्यूली कंस्टिट्यूट दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इज गोइंग टू स्टार्ट टुडे 24 फेब 2025। इसका जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लेकिन मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी बातें बता देता हूं। थोड़ी बातें क्या, दिल्ली विधानसभा के बारे में आपको मैंने एक 10 मिनट का शो बनाया था, उसमें भी समझाया था। एक आपकी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास हुई थी कल, यानी संडे को जो होती है, उसमें भी मैंने आपको समझाया था। फिर भी थोड़ी सी बात हल्की सी मैं आपको बता देता हूं। वर्तमान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दिल्ली में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, 17 विधानसभा की सीटें हैं। और उनमें से बीजेपी को कितनी सीटें आई, तो बीजेपी ने 48 सीटें जीती हैं। इसी के साथ में आम आदमी पार्टी की जो बात करें, उन्होंने 22 सीटें जीती हैं। तो ये जो सेफरन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये बीजेपी की तरफ से जीती गई सीटें हैं। और जो बाकी बच गई हैं वो क्या है, आम आदमी पार्टी। लेकिन पूछा क्या गया है, विधानसभा का अभी जो नई घटना हुई है, नया गठन हुआ है विधानसभा का, अब पहला सत्र आज से शुरू होने वाला है। आपको यह बताना है कि जो पहला सत्र है ये कितने दिन का होगा। हालांकि वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है बहुमत से, क्योंकि लगभग 26-27 साल के बाद आपको पता है यहां पर बीजेपी की सरकार आई है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यह बता देता हूं, थोड़ा बताना क्या है, पहला दिन यानी आज के दिन क्या क्या होगा विधानसभा में। ठीक है, वो पॉइंट ध्यान में रखना है। आज आपको पता है जितने भी विधायक आए हैं, ठीक है, चाहे हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के, चाहे ये हो जाए 42, टोटल 17 है ना। तो ये जो विधायक हैं, इन विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, आज शपथ दिलाई जाएगी। क्लियर हुआ यह पॉइंट आपको। पहला पॉइंट तो हो गया ये। हालांकि मैं थोड़ा इसको आगे नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, ठीक है ना। विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी आज। अब बात करते हैं कि शपथ दिलाएगा कौन। हालांकि ऐसा तो हुआ ही नहीं है ना, अभी तक कोई अध्यक्ष तो बना नहीं है। हालांकि अध्यक्ष का चुनाव होगा। अध्यक्ष बनने से पहले आपको पता है एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, और प्रोटेम स्पीकर जो है वो किसने नियुक्त करना होता है, तो वो उपराज्यपाल जो यहाँ है ना वो नियुक्त करते हैं। उपराज्यपाल कौन है, विनय कुमार सक्सेना है। विनय कुमार सक्सेना जो हैं वो क्या रहेंगे, यहाँ के उपराज्यपाल हैं।
इन्होंने किसकी नियुक्ति की है? प्रोटेम स्पीकर की। प्रोटेम स्पीकर। अब यही जो प्रोटेम स्पीकर है क्या करेंगे? यही इन नए जो विधायक हैं उनको शपथ दिलाने का ये काम करेंगे। नाम क्या है उनका? अरविंदर सिंह लवली उनका नाम है। जो प्रोटेम स्पीकर बने हैं अरविंदर सिंह लवली। ऐसे तो ये तो जो मैंने बात बताई है, ये मैंने बताई है कि पहले दिन क्या होगा। पहले दिन ये होगा कि जो हमारे लवली साहब हैं इनके द्वारा विधायकों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी और इसी के साथ विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। ये तो पहले दिन की बात है, ठीक है। पहले दिन ये होने वाला है। दूसरे दिन फिर क्या होगा? दूसरे दिन ये हो जाएगा, विनय कुमार सक्सेना जो हैं वो क्या करेंगे? वो विधानसभा में भाषण देंगे। विधानसभा में संबोधन होगा उनका, ठीक है। तो मैंने कुछ पॉइंट आपको बताया है कि किस प्रकार से कार्यवाही होनी है, लेकिन आपको बताना है कि जो ये पहला सत्र शुरू होगा आज यानी 24 फरवरी को, कितने दिनों का होगा। तो कुछ बेसिक बातें जो मैंने हैं इसके बारे में बता दी हैं, यही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इनके बारे में तो आपको पता होगा, ये कौन है? ये तो है रेखा गुप्ता, जो कि कौन है वर्तमान की दृष्टि से? ये सीएम बनी है, सीएम। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? अब सीएम कैसे बनाया जाता है? जाहिर सी बात है, जो पार्टी मुख्य भूमिका में रहती है, यानी यहां पर मैंने आपको क्या बताया है, आम आदमी पार्टी 22 सीटें हैं, बीजेपी के पास 48 सीटें आई हैं 17 में से। अब बहुमत इनके पास है, तो ये जो विधायक हैं इन विधायक दलों की एक बैठक हुई, इन 48 में से किसी एक को चुना गया, और वो चुना किसको गया? फिर रेखा गुप्ता को चुना गया। रेखा गुप्ता का संबंध एबीवीपी से भी रहा, आरएसएस से भी रहा, बीजेपी से भी रहा, तो राजनीति में काफी लंबे समय से हैं। तो इस वजह से विधायक दल की जो बैठक हुई वो 19 फरवरी को हुई, और इन्होंने फिर अगले दिन यानी कि आप कह देंगे 20 फरवरी को शपथ ले ली सीएम के रूप में। 20 फरवरी 2025। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? अब यहां पर अगर महिला के तौर पर देखा जाए तो दिल्ली की कौन से नंबर की सीएम है ये? तो आप कह देंगे दिल्ली की चौथी महिला सीएम है, चौथी महिला सीएम। लेकिन वैसे अगर देखा जाए बीजेपी की तरफ से, तो यानी आप लिख सकते हैं बीजेपी की दूसरी महिला सीएम है, सेकंड महिला सीएम। तो पहली महिला सीएम बीजेपी की तरफ से कौन सी थी? तो आपको पता है, अपने जिनका जन्म कहां पे हुआ था? अंबाला कैंट हरियाणा में हुआ था, सुषमा स्वराज। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रेखा गुप्ता बनी है, ये भी हरियाणा से बिलोंग करती हैं। महिला के तौर पर अगर बात करें तो क्या लिखा है? चौथी महिला सीएम। इनसे पहले 3 महिला सीएम रह चुकी हैं। सबसे पहले सुषमा स्वराज रही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, दूसरे नंबर पे शीला दीक्षित रही कांग्रेस की तरफ से, तीसरे नंबर पे आतिशी मार्लेना आम आदमी पार्टी की तरफ से रही, चौथे नंबर पे ये हैं। फिर अगर बात करें मिक्सअप की दृष्टि से, यानी पुरुषों और महिलाओं में अगर नंबर इनका देखा जाए, तो वैसे अगर कहेंगे तो आप कह देंगे ये 9वीं सीएम है दिल्ली की, 9वीं सीएम। क्लियर हो गया? डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है, 10 मिनट शो बाय विजय भारत सर, सर्च कर लेना, वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की कक्षा पसंद आई है। मैंने पूछा केवल आपसे इतना है कि नवगठित दिल्ली विधानसभा का कितने दिनों का पहला सत्र आज शुरू होने जा रहा है, यानी ये जो पहला सत्र है कितने दिनों तक चलेगा। आज शपथ दिलाई जाएगी विधायकों को जो विधायक बनकर आए हैं, और कल फिर क्या होगा? कल अपने जो विनय कुमार सक्सेना है यानी उपराज्यपाल, वो वहां पर उद्बोधन देंगे, अपना संबोधन देंगे, ठीक है। ऐसी कार्रवाई चलती है। और जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो शपथ दिलाएंगे। प्रोटेम स्पीकर को किसने नियुक्त किया है? तो जाहिर सी बात है विनय कुमार सक्सेना ने नियुक्त किया है। होमवर्क आपको मैंने दे दिया है, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहें, कक्षा को लाइक भी करते रहें, अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि समय से पहले आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, चाहे बात करें फेसबुक की, चाहे बात करें ट्विटर एक्स की,
इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर आपको अपडेट दे दी जाती रहती है हमेशा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें। जय हिंद, जय भारत।